1929 की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, उसका कारण भी यही था कि न्यूयॉर्क का जो बाजार है, वैश्विक कोई बाजार है, सारे पूंजीपति अपने आप को वहां पर कंसंट्रेट करने लगे। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थिति है वह गला घोंट प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था। सभी संसार के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे और उस समय युद्धास्त्र असंख्य संख्या में प्रोडक्शन हुए। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो लोगों की छटनी भी, और फिर बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ी तो मार्केट रोटेट करने में समस्या आ गई। जिनकी छटनी हुई उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो परचेजिंग पावर कम होने से बाजार में जो है खरीदारी कम हुई और धीरे धीरे यह और आगे बढ़ने लगा। उसी तरह बाद में बताएंगे कैसे इसे निपटा गया। 2006-07 के आसपास में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भयानक मंदी आई और उसका विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। पश्चिमी देश लगभग धराशायी हो गए। उसके पीछे भी कारण था। सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड उस हिसाब से थी नहीं। इस संदर्भ में एक सब प्राइम संकट की चर्चा होती है। वह विश्व के विकसित देशों में अगर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में सालाना 2 से 3% ग्रोथ हो तो बहुत अच्छा है, और वहां अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं कर रही थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी अपनाई गई। जो हमारे यहां कहा जाता था ऋण लेके घी पीजिए, तो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने सभी को क्रेडिट कार्ड देना फेंकना शुरू किया कि जितना लीजिए क्रेडिट कार्ड लीजिए और जितना उपभोग करना उपभोग कीजिए। निश्चित से मार्केट रोटेट होना शुरू हुआ। लेकिन क्रेडिट कार्ड की भी तो पे करना, उसका भी पे करना होता है। फिर से स्लो डाउन की स्थिति आ गई। लेकिन उस दरमियान देखा गया, इट इज एग्जैक्टली 1996 to 2007, 11 years कंटिन्यूअसली रियल एस्टेट सेक्टर में ऑन एवरेज 11% का ग्रोथ था। जहां 2-3% का ग्रोथ बहुत ज्यादा माना जाता है, वहां किसी सेक्टर में 11% का ग्रोथ था। तो अमेरिकी पूंजीपतियों ने रियल एस्टेट पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया और फिर बैंकिंग सेक्टर ने भी रियल एस्टेट को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। इंश्योरेंस सेक्टर ने भी उसको ज्यादा से ज्यादा सेफगार्ड देने की कोशिश की। अब हुआ ये, रियल एस्टेट के द्वारा बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। जिनकी पेइंग कैपेसिटी थी उन्होंने दे दिया। निश्चिततया
रियल एस्टेट में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़ा। लेकिन एक समय लिमिट आ गया, उसमें कहा था कि 32% ऑफ अमेरिकन पीपल जिनकी परचेजिंग पावर थी, बेहतर थी, वो लोन पर या वैसे ही खरीद लिया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, बिल्डिंगें कई खड़ी हो गई, लाखों की संख्या में, उसका कोई खरीदार नहीं था, क्योंकि जिसकी पेइंग कैपेसिटी थी उन्होंने पहले ही खरीद लिया, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी तो उसको कैसे खरीदेंगे। तो वहां फिर एक नीति अपनाई गई, क्योंकि इससे इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उसको ज़्यादा परसेंट, क्योंकि रिस्क ज़्यादा परसेंट इंटरेस्ट पे उनको बिल्डिंग दे दी जाए, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। तो जो 4% का इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ा करके कर दिया गया 6%, सब प्राइम संकट। अब अगर 6% उसको कर दिया गया और ये सोचा गया कि इनकी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग लेंगे, कुछ कोशिश करके उसकी किस्त चुकाएंगे और वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे है, तो इससे अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा फायदा होगा, बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा फायदा होगा। और अगर नहीं पे कर पाए तो फिर उसकी बिल्डिंग या मकान, जो फ्लैट है, उसको कब्जा कर लिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट लिया था वो एक्स्ट्रा फायदा हो गया, जो किस्त लिया वो एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, और मकान का मकान हमारे पास रह जाएगा। मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा था। और लोगों ने लिया। फिर जब, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी थी नहीं, मार्केट को कृत्रिम रूप से रोटेट किया गया था, परचेजिंग पावर कृत्रिम रूप से क्रिएट किया गया था। अर्थव्यवस्था तभी सस्टेन हो सकती है, एक सेक्टर में विकास से नहीं हो सकती है। अन्य विनिर्माण के क्षेत्र विकसित नहीं होंगे तो रोजगार वहां नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 सेक्टर पर रोजगार से मार्केट रोटेट नहीं कर सकता है, संख्या उसकी कम होगी। उसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी विकसित होंगे तभी होगा। लोगों की परचेजिंग पावर एम्प्लॉयमेंट से होगी, तो बाकी सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट पहले ही फुल हो चुके थे। तो क्या किया गया कि अगर पेइंग, उन लोगों ने कुछ साल दिया और कुछ साल के बाद देना बंद कर दिया, बिल्डिंगें कब्जा होने लगी, कई बिल्डिंग कब्जा हो गए। कुछ साल तो सस्टेन किया क्योंकि कुछ फायदा हो गया था, लेकिन 68% लोगों की बिल्डिंग कब्जा हो गई, फ्लैट्स कब्जा हो गई। लेकिन उसमें रियल एस्टेट की पूंजी, बैंकिंग सेक्टर की पूंजी, इंश्योरेंस सेक्टर की पूंजी लगी हुई थी। अब बिल्डिंग जो खड़ी हुई, तो जिनकी पेइंग कैपेसिटी थी वो पहले ही ले चुके थे, और जिनकी नहीं थी आप उससे छीन लिए, अब उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तो चल गया, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो 2007 के आसपास में ये हो गई कि रियल एस्टेट कोलैप्स कर गया, उसके साथ इंश्योरेंस सेक्टर कोलैप्स कर गया और फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स कर गया, और लगभग $32 लाख का पैकेज चलाया गया कि किसी तरीके से इसको, कई बड़ी बड़ी रियल एस्टेट, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर
डूब गई और सरकार को हस्तक्षेप करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना शुरू किया गया। 1929 की मंदी में भी स्थिति वैसी ही हो गई और एडम स्मिथ की थ्योरी फेल हो गई। तो उस समय द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जेम्किंस ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। उन्होंने दिया कि बाजार पर अगर आप छोड़ेंगे तो बाजार सिर्फ लाभ की बात सोचता है और असमानता की खाई चौड़ी होती है। और इसे मंदी आना तय है। तो सरकार को हस्तक्षेप करके इस तरह से प्रयास करना चाहिए जिससे कि रोजगार का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन हो, मनी का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हो, जिससे मार्केट रोटेट करे। यानी अब बाजार नियंत्रित नहीं, सरकार नियंत्रित होना चाहिए। सरकार ही इस मंदी से उबार सकती है। और जेम्किंस के थ्योरी के बाद ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना आई। उसने कहा कि बाजार कैसे रोटेट करेगी। तो एक तो बताया कि सरकारी खर्चा बढ़ाया जाए, सरकारी खर्चा बढ़ाया जाए, सरकार इन्वेस्ट करे, सरकार फैक्ट्री लगाए, सरकार विकास के कामों को लगाए करे और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि सरकार की दृष्टि कल्याण होती है तो सरकार सभी लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेगी। सरकारी खर्चे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा उसने रखा कि राजकोषीय घाटा की नीति अपनाई जाए, फिस्कल डेफिसिट की पॉलिसी अपनाई जाए। यानी सरकार ज्यादा से ज्यादा ऋण ले और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे और इससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। और अगर फिस्कल डेफिसिट की पॉलिसी अपनाएगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा सप्लाई होगा। मार्केट में ज्यादा पैसा सप्लाई होने से मंदी दूर हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी अपनाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सरकारी खर्चे बढ़ाया जाए, राजकोषीय घाटा की नीति अपनाई जाए, ब्याज की दर को कम किया जाए, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति की जाए। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी, एक तो फिस्कल पॉलिसी इस तरह से बनाई जाए जो डेफिसिट वाली हो, और मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो आसानी से लोग मुद्रा प्राप्त कर सके। मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट रोटेट करेगा, मार्केट रोटेट करेगा तो मंदी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। उत्पाद और सेवाओं में डिमांड को क्रिएट करे। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसी आधार पर न्यू डील पॉलिसी को आगे बढ़ाया।
और कहा जाता है कि 1953 तक जाते जाते अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई। लेकिन उसने ये सिद्ध कर दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी आना तय है, क्योंकि संसाधन का इष्टतम दोहन करते हैं, अधिकतम दोहन करते हैं। सप्लाई तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डिमांड उस तरह से क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि पूंजी का समान वितरण होता नहीं। और विकास जो होती है वो केंद्रीकृत होती है। कुछ लोगों को इसमें एक थ्योरी आती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, इसको कहते हैं टपकन का सिद्धांत। यह मानता है कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बढ़ने से जो उससे आय प्राप्त होगी टैक्स लगा करके, उससे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि घड़ा खाली है, जैसे घड़ा भर गया तो टपक टपक उधर छिलकेगा। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है, होता वही है। देख लीजिएगा गौर से, घड़ा में पानी भरा, पूंजी पैसे ही संकेंद्रित होती है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो छलकता है। तो इतना ही नहीं छलकेगा, बूंद बूंद, बाकी तो यही कॉन्सेंट्रेट रहेगा। गौर कीजिए, आप ऐसे एक मान लीजिए पूंजी है, अब ये भर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब इसने इसको टैक्स दिया, ये टपक टपक करके, और ये जो बचा इसका सरकार कह रहा है कि इस पैसे से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, है ना। लेकिन इससे पूंजी ये जो है ये यही कॉन्सेंट्रेट रह गई, टपक टपक इधर छिलका, तो पूंजी का समान वितरण होगा नहीं, तो मार्केट रोटेट कैसे करेगा। और ये छलावा की अर्थव्यवस्था है। 1929 में मंदी आई, बचाया कौन? सरकार। जब समस्या आएगी तो बचाएगी सरकार, और जब समस्या खत्म हो गई तो हमको बाजार के हाथों में छोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाभ। 2007 में आई, बचाएगा कौन? सरकार। और जब खोल दीजिए तो, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो अगुआ USA, ये जो अगुआ है, और पश्चिमी राष्ट्र, ये आजकल संरक्षणवाद में आ गए। संरक्षणवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए विश्व बैंक, IMF, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया, और फिर WTO की जो गैट वार्ता की दौर, उरुग्वे वार्ता की दौर शुरू की गई, जिसे 1 जनवरी 1995 के WTO की स्थापना हुई। तो अगर आप गौर करेंगे तो जो ये अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, WTO की स्थापना, आज वह गैर प्रासंगिक सी नजर आती है। जो ओपन पॉलिसी थी इकोनॉमी की, वह संरक्षणवाद में परिवर्तित हो गई, वो ट्रेड वार में परिवर्तित हो गई। विशेषकर पश्चिमी राष्ट्र जो इसके अगुआ थे अर्थव्यवस्था के, जो अगुआ थे वो अब कहां आ गए? संरक्षण पे। अमेरिका ने चीन, भारत को
के स्टील उत्पादों पर मैक्सिमम टैक्स आरोपित कर दिया, कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा आरोपित कर दिया। क्यों? तो वो कह रहे थे ओपन होनी चाहिए। परिचित में इसमें मेरे ख्याल से 65वां में पूछना चाहिए, संरक्षणवाद और ट्रेड वार के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन और WTO की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे बाद में। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें समृद्धि दर होती जरूर है, लेकिन वास्तविक विकास नहीं होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यस, बट डेवलपमेंट नॉट। हम बताएंगे अगले चैप्टर में व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। ये बहुत वाइड चैप्टर है। इंडिया, जैसे हम कह सकते हैं इंडिया इज ग्रोइंग बट नॉट डेवलपिंग। जैसे जो लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 इज अ जॉबलेस ग्रोथ। The resultant of liberalization in India is a jobless growth. रोजगार विहीन समृद्धि है, और रोजगार विहीन समृद्धि से विकास नहीं होता है। विकास की उसको हम आगे पढ़ाएंगे। ओपन इकोनॉमी है, लेकिन वही लफड़ा होगा, ये सब चीज आपको आना तय है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अगुआ कार्ल मार्क्स थे। 1848 में इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। या जो कार्ल मार्क्स की जो अर्थव्यवस्था है, उसको आप दो पार्ट बांट सकते हैं अर्थव्यवस्था को, एक समाजवादी, एक साम्यवादी। जो रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और जो चाइना की थी वो साम्यवादी थी। साम्यवाद में आप समझ लीजिएगा हिंसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा। जो माओ के नेतृत्व में यहां हुआ था। यहां फोकस पॉइंट जो था वो मजदूर था। यहां फोकस पॉइंट था चांद। ये चीन रखिए, और सॉरी ये रूस, USSR, और ये चाइना। यहां पे संसाधन का सार्वजनिक, ये कब्जा है सार्वजनिक, पब्लिक का। समाजवादी में पब्लिक जो है वो मालिक होती है, यहां सरकार मालिक हो जाती है, सरकार नियंत्रित कर लेती है व्यवस्था को। वहां सार्वजनिक, लोगों को मालिक माना जाता है, समाज को मालिक बनाया जाता है, और साम्यवाद में सरकार नियंत्रण कर लेती है। तो चाइना में जो कुछ भी है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। ये क्लोज इकोनॉमी की बात करता है, ना हम कुछ लेंगे ना कुछ देंगे। लेकिन इसमें क्योंकि यह तो पूरी समाज की है या सरकार का है, तो इसमें क्या होता है कि असमानता नहीं होती है। असमानता नहीं होती है। हर असमानता नहीं होती है। सरकार हर एक को उसकी जरूरत के हिसाब से पूरा करता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार मिलता है, और हर एक को मूलभूत सुविधा मिलता है। तो यहां पूंजी का असमान वितरण नहीं होता है, यहां कोशिश की जाती है पूंजी का समान वितरण। तो असमानता की खाई जो है वो चौड़ी
नहीं होती है। और सरकार जो है, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है सरकार के नियंत्रण में होती है, तो संसाधन का जो उपयोग होता है वो जरूरत के हिसाब से होता है। अधिकतम दोहन की बात नहीं है और अधिकतम लाभ की भी बात नहीं है, तो असमानता की खाई चौड़ी नहीं होगी। इकोनॉमी होगी लेकिन सेंट्रलाइज, सरकार द्वारा नियंत्रित, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होगी। लेकिन इसमें कहा जाता है कि ग्रोथ जो है स्लो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो होता है। लेकिन डेवलपमेंट की संकल्पना होती है। ग्रोथ स्लो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है, डेवलपमेंट लेकिन होता है, यानी सबको मूलभूत सुविधाएं मिलती ही मिलती है। नाइनटीन 1929 की मंदी में, क्योंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी का जो व्यवहारिक रूप सामने आया 1917 की बोल्शेविक क्रांति से, रशिया में पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था आई और 1929 की मंदी में सिर्फ दो देश बचे रह गए। एक फ्रांस, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सोना लूटा था, संसाधन लूटा था, तो वो बचा रह गया, और दूसरा रसिया। और 1929 की मंदी में रसिया बचा रह गया और कहा तो जाता है कि बहुत अच्छी स्थिति थी। इस कारण मंदी के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खंड में बट गया। जैसे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद। हर एक कंटिनेंट में लगभग आधे से ज्यादा कंट्री या लगभग आधे लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था को, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगे। और 1949 में माओ के कब्जे के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था की तूती बोलने लगी। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात है कि क्लोज इकोनॉमी के संदर्भ में भी नहीं होता है,